एसेट्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बेटे, ये बात आपने लिखी। फिर मैंने कहा फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी दिस दिस दिस। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कंसेप्ट नंबर 2, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की क्या जरूरत है, ये देख रहे हैं बेटा। वैल्यूएशन की जरूरत आपको मैंने बताया अलग अलग जगह है, इनकम टैक्स में है, वेल्थ टैक्स में, एमालगमेशन में है, अलग अलग जगह हमें वैल्यू करनी पड़ती है। कई बार प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट इक्विटीज के लिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है जो मार्केट में नहीं है, और अगर मार्केट में पब्लिक कंपनीज की वैल्यूएशन है तो चेक भी तो करना पड़ता है कि क्या वो अंडर प्राइस तो नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है। तो बेटे अंडर प्राइस, ओवर प्राइस वगैरह की सारी चेकिंग के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। आइए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कुछ भी काम करते हैं तो कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 3 भी आप लिख चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो बेटे मुझे 2 वैल्यूएशन करानी है आज की क्लास में, शेयर्स की कराऊंगा। लेक्चर 1 है बेटे आज, लेक्चर 1 है बेटे आज मैं शेयर्स की वैल्यूएशन कराऊंगा और आपको ऐसी ऐसी बेसिक बातें बता दूंगा कि आप सोचते देखते हैरान हो जाएंगे। आइए बेटे, आइए आइए मेरे बेटे, लो बेटे, लो बेटे, शुरू करते हैं कहानी किस्मत की। तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया प्राइस और वैल्यू के बारे में, चैप्टर के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, टाइम के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं अब ये बताना चाहता हूं कि ये जो वैल्यूएशन का जो चैप्टर है ये आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड है। आप टमाटर खरीदने जाते हैं मेरे बेटे, टमाटर खरीदते हैं, टमाटर अलग अलग तरह की क्वालिटी के होते हैं बेटे, कोई 10 रुपए किलो, कोई 20 रुपए किलो, कोई 40 रुपए किलो। बेटे आपको अगर टोमेटो सूप चाहिए तो कोई भी टमाटर चलेगा, और बेटे अगर सलाद में काटने हैं तो बेटे अच्छी क्वालिटी के चलेंगे, तो आप उसी हिसाब से खरीदते हैं। 30 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, अलग अलग रेट के होते हैं, अलग अलग हिसाब से खरीदते हैं। तो बेटे मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि वैल्यूएशन में आप बेसिक चीजों से रिलेट करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब आप ये बताइए, एक रामलाल है, वो बेटे दूसरा श्यामलाल है, 2 लाल है। एक रामलाल और एक श्यामलाल, दोनों ने साथ साथ सीएस किया है, दोनों ने सीएस साथ साथ किया है, दोनों ने सीएस साथ साथ किया है, स्कूल भी एक ही था, पढ़े लिखे भी एक ही जैसे थे। लेकिन बेटे एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, रामलाल और श्यामलाल, रामलाल और श्यामलाल को जब नौकरी मिली तो रामलाल को मिली 12 लाख रुपए पर एनम के पैकेज में, और श्यामलाल को मिली 18 लाख रुपए पर एनम के पैकेज में मेरे बेटे। 12 लाख में इसको मिली, 18 लाख में इसको मिली। मैं अब आपसे पूछता हूं, जब दोनों सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो फिर एक को ज्यादा क्यों और दूसरे को कम क्यों? सोचने की बात है, सोचने की बात है बेटे। आपको मालूम है कि लाइफ में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिटरमाइन कर देते हैं कि हमें सक्सेस कितनी मिलेगी। धीरू भाई अंबानी के साथ बहुत लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन धीरू भाई अंबानी कैसे जीत गए? नारायण मूर्ति, विजय माल्या, विजय माल्या कहता है, एक बच्चा कह रहा है विजय माल्या का नाम ले लो, नहीं लूंगा, नहीं लेता। रतन टाटा तो ले लूं, रतन टाटा तो ले लूं, सुनील भारती तो ले लूं, ठीक है बेटे। आप ये बताइए मुझको कि सक्सेस के लिए क्या क्या डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन गेटिंग एक्सेल इन द लाइफ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है? यस, जो तो आप कर ही रहे हैं बेटे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो आप कर ही रहे हैं, आप सीएस सीएस सीएमए बन रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ बेटे कंप्यूटर स्किल्स कैसी हैं आपकी, आपकी कंप्यूटर स्किल्स कैसी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बेटे आपका लाइफ के बारे में एटीट्यूड कैसा है, लाइफ का एटीट्यूड कैसा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी हम लाइफ में करते हैं तो हमारी वैल्यू हमारे कुछ बातों पे निर्भर करती है, कैरेक्टर्स पे निर्भर करती है।
उसी तरह से एक कंपनी की जो वैल्यू है, एक कंपनी की जो बेटा वैल्यू है, वो अलग अलग फैक्टर्स में रिलेट करती है और उन फैक्टर्स को हम कहते हैं, हम उन फैक्टर्स का नाम रखेंगे बेटे, हम उन फैक्टर्स का नाम रखेंगे, हाँ बेटे, और उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम उस कंपनी की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे उस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो कैसी है, उस कंपनी की लिक्विडिटी रेशोस कैसी है, उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कैसी है, उस कंपनी की ईपीएस कैसी है, वो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड पॉलिसीज कैसी है, उस कंपनी के लिए गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे रही है। अचानक अलग अलग तरह की चीजें हैं बेटे। ये तो एक ऐसी थ्योरी है, इसके अलग अलग कोर्सेज है कि एक कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे बुल और बियर में कैसे आएगा बेटे, बुल और बियर में कैसे आएगा, यही बातें हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं बेटे, ए बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग the value of shares and goodwill। बेटे बेटे कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर्स की वैल्यू में चेंज कर देती हैं, वो फैक्टर्स ये हैं। थ्योरी भले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैंने इसके ऊपर थ्योरी का पूरा आंसर लिखा है, लेकिन बेटे एक बेसिक कंसेप्ट तो पता चला कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पहले कर रहे हैं। मैं बेटे एक बात और कहूंगा, जैसे इस चैप्टर में स्टेप नंबर 1 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हम सबसे पहले करेंगे बेटे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और स्टेप नंबर 2 हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे एक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और एक चैप्टर का नाम है बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दो चैप्टर्स हम करेंगे। आइए मैं इन्हीं बातों के साथ आपको बताऊं कि आइए थोड़ा सा और पढ़ें वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में एक बात को समझना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको स्लाइड में बताया, पार्ट 1 ये जो चैप्टर है ये दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, इसकी दो पोटलियां बन सकती हैं। एक पोटली नंबर 1, पोटली नंबर 1, और दूसरी पोटली नंबर 2। बेटे दो पोटलियां बन सकती हैं। एक पोटली का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एक पोटली का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और बेटे दूसरी पोटली का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दो पोटलियां बन सकती है मेरे बेटे, एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले हम स्टेप नंबर 1 पोटली नंबर 1 करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और फिर हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, स्टेप नंबर 2 करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटे मैंने अभी तक ये बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या होती है, व्हाट आर व्हाई वी वांट टू डू वैल्यूएशन, हम वैल्यूएशन करते ही क्यों हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वैल्यूएशन। ये सारी बातें हमने पिछले 1-1.5 घंटे में की है। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि अभी आज के लेक्चर में थोड़ा सा काम और रह गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ वी डू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये बात समझनी है। इसको वैल्यू करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, तरीके क्या क्या, व्हाट आर द मेथड्स, what are the methods of valuing shares, preference shares, equity shares, debentures वगैरह के फाइनेंशियल एसेट्स के मेथड क्या हैं, और उन मेथड के पीछे मैं आपसे कहूंगा विचारधाराएं क्या हैं, व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ थॉट। तो आइए आइए एक बार हम एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लें और इन कंसेप्ट को समझें और आराम से आप फिर आगे चल पाएंगे। आप एक बार देख लें, एक कंसेप्ट छोटा सा लिखना है दोस्तों, उसको लिखें।
ये बेटा कंसेप्ट नंबर 4 लिखना है। मैं बस एक कंसेप्ट आज की क्लास में यही लिखवा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लिखवाऊंगा। कंसेप्ट नंबर 4 आप लिखें, फिर हम आगे चलेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स, कंसेप्ट नंबर 4, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स। अभी तक हमने ये सीख लिया कि शेयर्स की वैल्यूएशन होना जरूरी है, तो एक बार लिख लें, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड नहीं आना चाहिए। मेथड्स ऑफ वैल्यू इक्विटी शेयर्स, गलती से वहां पे लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसको काट दीजिए, होना नहीं चाहिए। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स के नीचे ए पॉइंट आएगा, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू सिनेरियोस, can be discussed under two scenarios. Valuation of equity shares can be discussed under two scenarios. Scenario 1, liquidation basis, और बेटे सिनेरियो 2, गोइंग कंसर्न बेसिस। सिनेरियो 1 लिक्विडेशन बेसिस, सिनेरियो 2 गोइंग कंसर्न बेसिस। दो सिनेरियोज हैं बेटे जहां पर हम कर सकते हैं, आप लिख लें, बाकी की बातें तो मैं धीरे धीरे खुद ही बताऊंगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। चित्र बनाइए जैसे मैंने बनाया, लिक्विडेशन बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस, लिक्विडेशन बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस। इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन दो तरीकों से हो सकती है, दो तरीकों से हो सकती है, लिक्विडेशन बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस, लिक्विडेशन बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस। बेटे अभी समझाऊंगा। क्या लिख लिया आपने? ए पॉइंट लिख लिया बेटे। बी पॉइंट, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है, बस लिखना। ये लास्ट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। बेटे चार नाम है, जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, अर्जुन उनको अलग अलग नामों से पुकारता था, बिल्कुल उसी तरह से मेरे बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के बड़े सारे नाम है मेरे बेटे। तो पहला नाम है ब्रेकअप वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड, नेट वर्थ पर इक्विटी शेयर, बैलेंस शीट वैल्यू मेथड, बैलेंस शीट वैल्यू मेथड। बेटे नाम है। बी पॉइंट लिख लिया बेटे। सी, बेटे एक बार तो लिखना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, फिर मैं समझाऊंगा ना बेटे, मैं समझाऊंगा ना, एक ही मेथड है बेटा, करूंगा ना। बेटे सी पॉइंट बहुत ही अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इज अप्लाइड ओनली टू कैलकुलेट नेट एसेट पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी हम देखेंगे क्लोजिंग क्या होती है। आप डी लिखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ये मेथड करते हैं। बेटे ये नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको एक ही चीज एक ही रजिस्टर में मिलेगी मेरे बेटे, इसीलिए पीपीटीज बनाई है बेटे, इसीलिए तो बनाई है। Following points to be kept in mind while calculating intrinsic value.
Step 1, net assets of the company should be calculated on the basis of existing market value, assuming liquidation of a company without expenses. अभी देख लेंगे, घबराइए मत, मैं खुद बताऊंगा. स्टेप 1 लिख लीजिए, पहले रोमन 1 को स्टेप 1 लिख लीजिए. स्टेप 2, existing value of goodwill may be given or to be valued on the basis of given information. बेटा ये स्टेप 2 है. स्टेप 2 है मेरे बेटे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है. Step 3, the amount of preferential capital should be deducted out of net assets available for equity shareholders. Step 4, रोमन का 4, net assets will be calculated as per the following format. हम एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, एक मेथड फॉलो करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे. बेटा फॉर्मूला लिख लें, ऑल एसेट्स ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू, फिर ब्रैकेट में एग्रीड वैल्यू, और फिर ब्रैकेट में बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज. मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, पेबल वैल्यू होना चाहिए मार्केट वैल्यू की जगह. मुझे तो लगता है माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज में पेबल वैल्यू हो. नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो बच गया उसको हम कहते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. आराम से मेरे बेटे, क्या सबने लिख लिया? बेटे लिख लिया क्या? नाराज मत होना बेटे, हल्का सा तो लास्ट तो पॉइंट रह गया मेरे बेटे. ई पॉइंट लिख ले, अभी समझ नहीं आएगा फिर भी लिख ले. नेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. नेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. बेटे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल जमा करेंगे प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जमा करेंगे, माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो मैं बताऊंगा, माइनस इक्विटी डिविडेंड. बैलेंस जो बच गया उसको बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. बस बेटे कंसेप्ट 4 तक लिखना था. मैं पहले इसको समझाऊंगा और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी. आइए आइए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आप 2 तरह के आप में से विचार निकलेंगे. एक विचार ये कहेगा कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर होने चाहिए, और दूसरा विचारधारा ये कह सकती है कि नहीं होने चाहिए. कोई बात नहीं बेटे. सो देयर आर two schools of thought. There are 2 schools of thought. बेटे एक तो है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट. अगर आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है
तो बेटे दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक का नाम है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बेटे, और दूसरी जो विचारधारा है इसको बोलते हैं बेटे सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। तो देयर आर टू थॉट्स, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, वन इज वन इज वन इज वन इज अगर हम अज्यूम कर लें, इफ वी अज्यूम कंपनी will be going to liquidate। मैं बेटे पहले स्कूल ऑफ थॉट में ये मान रहा हूं कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो फिर वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच विल बी द वैल्यू, हाउ मच विल बी द वैल्यू। अगर ये कंपनी आज ही वाइंड अप हो जाए, आज ही बंद हो जाए, आज ही लिक्विडेट हो जाए तो फिर वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा, इफ वी अज्यूम कंपनी विल बी गोइंग कंसर्न, अगर दूसरा मैं मान लूं कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न में है, बेटे दो बातों का ध्यान रखना, मैं किसी भी कंपनी की वैल्यू दो सिनेरियोस में निकाल सकता हूं। एक सिनेरियो ये आज बंद ही हो जाए, और दूसरा सिनेरियो ये कंपनी आगे चलती रहे, गोइंग कंसर्न में चले। तो बेटे जो सिनेरियो कहता है कि अगर आज बंद हो जाए, उसमें जो हम तरीका लगाते हैं उसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। बेटे अभी आपने इसके ऊपर कंसेप्ट लिख लिया है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तभी लगेगा जब आप ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अगर आज ये कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर होल्डर की झोली में कितने एसेट्स आएंगे, एक शेयर होल्डर की झोली में कितने एसेट्स आएंगे, एक शेयर होल्डर की झोली में कितने एसेट्स आएंगे। इसलिए बेटे इस मेथड का नाम नेट एसेट वैल्यू मेथड भी है, इस एसेट का नाम नेट वर्थ भी है। बड़े सारे नाम है मेरे बेटे, मैं ज्यादातर इसका नाम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूंगा। आप समझ जाना, इंट्रिंसिक वैल्यू में एक अजम्पशन है कि अगर हम इस कंपनी को आज ही लिक्विडेट कर दें, आपको पता है बेटा जब किसी कंपनी की लिक्विडेशन होती है, वैसे तो हम एक चैप्टर करेंगे लिक्विडेशन का, लेकिन एक चीज बता दूं, जब भी किसी कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो बड़े पापा आते हैं मेरे बेटे। बड़े पापा कौन? बड़े पापा लिक्विडेटर आ जाता है मेरे बेटे, लिक्विडेटर आ जाता है बेटे, लिक्विडेटर आ जाता है। और बेटे जब लिक्विडेटर आता है तो क्या करता है, आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी भी होती है उनकी पेमेंट कर देता है, आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट कर देता है, उनको देता है, डिबेंचर होल्डर्स को देता है, अभी हम जब अलग से चैप्टर करेंगे तो पता चलेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को देता है बेटे, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट करता है बेटे, सबको दे देता है, सब लाइन लगा के खड़े होते हैं। आपको मालूम है लिक्विडेशन अगर एक कंपनी की हो जाए तो उसके जितने एसेट्स हैं लिक्विडेटर उठाता है, मार्केट में बेचता है, मार्केट में बेचता है, मार्केट में बेचता है, और इनकी जितनी भी लायबिलिटीज है वो भी उठाता है, मार्केट में पे कर देता है। बैलेंस जो बच जाता है बेटे वही तो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मुझे एक कहानी याद आ रही है मेरे बेटे, एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों को प्यार हो गया और दोनों विवाह करने के चक्कर में हैं, और उनका मान लेते हैं विवाह। एक दिन मुकर्रर हो गया कि इस दिन इनकी शादी होगी। लड़के वाले डांस करते हुए आ रहे हैं, लड़के वाले डांस करते हुए आ रहे हैं,
ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटे लड़की वालों के यहां पर आ रहे हैं, लड़की वालों के यहां पर आ रहे हैं कौन? लड़के वाले। बेटे मान लेते हैं बारात लेट नहीं हुई, क्योंकि बेटे दिल्ली में बारात लेट होना तो खुद